ईरान में एक जगह है, दुनिया की नजरों से छिपी हुई, एक ऐसी जगह जो डिफायंस का प्रतीक बन गई है, एक ऐसी पहेली जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस भी सॉल्व नहीं कर पाई हैं। यह सिर्फ कोई फैसिलिटी नहीं है, यह एक किला है जो एक पहाड़ के अंदर गहराई में दबा हुआ है। हम बात कर रहे हैं फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट की। सालों से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसे देखा है, सैटेलाइट्स ने इसके सीक्रेट्स में झांकने की कोशिश की है और मिलिट्री प्लानर्स ने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, लेकिन यह अनटच्ड है, एक गोस्ट जो ग्लोबल पावर के कॉरिडोर्स में घूम रहा है। वॉशिंगटन से टेल अवीव तक गूंजने वाला सवाल सिंपल है, फिर भी गहरा है। फोर्डो को कोई क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया है? ऐसा क्या है जो इस जगह को इतना स्पेशल, इतना इनविंसिबल बनाता है? इसका जवाब सिर्फ कंक्रीट और स्टील में नहीं है, बल्कि एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन में है जो मॉडर्न वॉरफेयर के आइडिया को चैलेंज करता है। इमेजिन कीजिए, एक सीक्रेट जो इतनी अच्छी तरह से रखा गया था कि यह दुनिया को सिर्फ चांस से पता चला। फोर्डो पूरी सीक्रेसी में बनाया गया था, एक क्लैंडेस्टिन प्रोजेक्ट जो 2009 में ही सामने आया। यह सीक्रेसी ही इसकी डिफेंस की पहली लेयर है। इसे शुरू से ही इनविजिबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, ग्लोबल सर्वेलेंस की मशीन में एक गोस्ट बनने के लिए। यह कुवम के होली सिटी के पास स्थित है, एक ऐसी जगह जिसका इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जो किसी भी पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्राइक में पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी की एक लेयर जोड़ता है। इसे बनाने का डिसीजन ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस पर दुनिया के प्रेशर का सीधा जवाब था। ईरान जानता था कि उसकी दूसरी न्यूक्लियर साइट्स जैसे नेटन्स वल्नरेबल थीं, तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाने का फैसला किया जिसे अटैक करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। उनके हाई स्टेक्स गेम में एक अंतिम ट्रम्प कार्ड, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज अपने स्टेट ऑफ द आर्ट बॉम्बर्स और प्रिसिजन मिसाइल्स के साथ रुकी हुई हैं। इसके बारे में सोचिए, यूनाइटेड स्टेट्स अपनी अनपैरेलल्ड मिलिट्री माइट के साथ और इजराइल अपनी लेजेंडरी एयरफोर्स और इंटेलिजेंस प्रावेस के साथ, दोनों ने एक्शन पर विचार किया है। फिर भी यह फैसिलिटी ऑपरेट करना जारी रखे हुए है। ऐसा विल की कमी के कारण नहीं है, बल्कि फोर्डो के डिजाइन की शीर ऑडेसिटी के कारण है। यह एक नए तरह की चैलेंज को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी चैलेंज जहां ब्रूट फोर्स काफी नहीं है। यह सुपर पावर्स को पॉज करने, अपने ऑप्शंस को रिकंसिडर करने पर मजबूर करता है। फोर्डो का मिस्ट्री सिर्फ इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, यह उस स्ट्रेटेजिक डिलेमा के बारे में है जो यह अपने एडवर्सरीज को प्रस्तुत करता है। एक डिलेमा जो अब तक इसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन साबित हुई है। यह सीक्रेट क्या है जो टन रॉक और अर्थ के नीचे दबा हुआ है? दुनिया क्या जानती है? यह एक यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, लेकिन कैसे? इसे कैसे पहुंचना है? इसे बिना कैटास्ट्रोफिक रीजनल वॉर ट्रिगर किए कैसे न्यूट्रलाइज करना है? यह $1 बिलियन क्वेश्चन बना हुआ है। फोर्डो की स्टोरी डिफेंसिव इंजीनियरिंग और स्ट्रेटेजिक पेशेंस में एक मास्टर क्लास है। यह एक ऐसे नेशन की कहानी है जो अपनी सबसे प्राइज्ड और कंट्रोवर्शियल एसेट को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमिन्ड है। जैसे ही हम इस मिस्ट्री की लेयर्स को हटाते हैं, हमें जियोलॉजी, इंजीनियरिंग और जियोपॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब मिलता है। हर लेयर एक नया कारण बताती है कि यह माउंटेन फोर्ट्रेस अब तक अनकॉन्कर्ड क्यों रहा है, एक डिफाइंट सिंबल जो अपने पावरफुल फोर्स के खिलाफ खड़ा है। तो फोर्डो को किला क्या बनाता है? जवाब जमीन के नीचे गहराई में है। ईरान ने सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं बनाई, उसने एक पहाड़ को खोखला कर दिया। फोर्डो प्लांट के मुख्य एनरिचमेंट हॉल्स लगभग 80 से 90 मीटर्स या लगभग 300 फीट ठोस रॉक और अर्थ के नीचे दबे हुए हैं। यह सिर्फ एक सिंपल बंकर नहीं है, यह एक स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे एक माउंटेन रेंज के हार्ट में कार्व किया गया है। सेंसिटिव सेंट्रीफ्यूज कैस्केड्स तक पहुंचने के लिए किसी भी हथियार को पहले इस मैसिव नेचुरल शील्ड को पेनिट्रेट करना होगा। यह जियोलॉजिकल आर्मर किसी भी मैन मेड कंक्रीट वॉल से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। यह प्रकृति का अपना ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर है, जिसे दुनिया के आर्सेनल्स में सबसे पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब्स को हराने के लिए विशेष रूप से चुना गया है। इसके पीछे की इंजीनियरिंग सिंपली माइंड बॉगलिंग है। ईरानियों ने एक ऐसा लोकेशन चुना जो जियोलॉजिकली स्टेबल और डेंस था। फिर उन्होंने एक मैसिव एक्सकवेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें माउंटेन के अंदर गहराई में इंटरकनेक्टेड टनल्स और चेंबर्स की एक सीरीज बनाई गई। फैसिलिटी को मल्टीपल ब्लास्ट डोर्स और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स द्वारा प्रोटेक्टेड किया गया है, जिससे एक ऐसा लैबिरिंथ बनता है जिसे किसी भी एक्सप्लोजन से एनर्जी को अब्सॉर्ब और डिसिपेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर कोई बॉम्ब माउंटेन की आउटर लेयर्स को पेनिट्रेट भी कर लेता है, तो उसे प्लांट के कोर तक पहुंचने के लिए इस कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर को नेविगेट करना होगा, जहां एक्चुअल यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। इस डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रेटजी का मतलब है कि एक सिंगल सक्सेसफुल हिट काफी नहीं है। एक अटैकर को चांस पाने के लिए भी मल्टीपल परफेक्टली प्लेस्ड स्ट्राइक्स की जरूरत होगी।
यह डिजाइन अन्य साइट्स की वल्नरेबिलिटी से सीखा गया एक सीधा लेसन था। ईरान की मुख्य एनरिचमेंट फैसिलिटी नातांज भी आंशिक रूप से अंडरग्राउंड है, लेकिन यह एक कट एंड कवर फैसिलिटी है, जिसका मतलब है कि उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा और फिर उसे ढक दिया। यह इसे पावरफुल बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स के लिए एक आसान टारगेट बनाता है। नातांज को साइबर अटैक्स और सैबोटाज द्वारा टारगेट किए जाने के बाद ईरान जानता था कि उसे एक एस अप इट्स स्लीव की जरूरत है। फोरडाव वह एस था। इसे सबसे एडवांस्ड एयर फोर्सेस से मिलिट्री असॉल्ट का सामना करने के स्पेसिफिक पर्पस के साथ डिजाइन किया गया था। इसे इतनी गहराई में रखकर ईरान ने किसी भी पोटेंशियल अटैकर के लिए एंट्री बैरियर को बढ़ा दिया, जिससे उन्हें नए वेपन्स और स्ट्रैटेजीज विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसे प्रीशियस टाइम मिल गया। इसके अलावा साइट को सरफेस पर भी हेविली डिफेंडेड किया गया है। माउंटेन के आसपास का एरिया अपने आप में एक फोर्ट्रेस है, जिसे स्टील के रिंग द्वारा प्रोटेक्टेड किया गया है। आयरेनियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने फोरडाव के आसपास अपने कुछ सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए हैं। इसमें रेडर सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज शामिल हैं, जो एक फॉर्मिडेबल नो फ्लाई जोन बनाने के लिए लेयर्ड हैं। कोई भी अटैकिंग एयरक्राफ्ट को अपनी बॉम्ब्स गिराने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचने से पहले डिफेंसेस के इस डेंस नेटवर्क से लड़ना होगा। नेचुरल फोर्टिफिकेशन, ब्रिलियंट इंजीनियरिंग और हेवी मिलिट्री प्रोटेक्शन का यह कॉम्बिनेशन फोरडाव को प्लेनेट पर सबसे मुश्किल टारगेट्स में से एक बनाता है। इजराइल एक ऐसा देश जिसने परसीव्ड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स के खिलाफ प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने में कभी संकोच नहीं किया, फोरडाव के मामले में रिमार्केबली रिस्ट्रेन्ड रहा है। हमने ईरान के अंदर विभिन्न टारगेट्स पर इजरायली हमलों की हालिया रिपोर्ट्स देखी है, जो उसकी रीच और कैपेबिलिटी का एक स्पष्ट संदेश है। फिर भी ईरान की न्यूक्लियर डिफायंस का क्राउन ज्यूल फोरडाव अनटच्ड रहा। क्यों? इसका कारण रिस्क बनाम रिवॉर्ड का एक कोल्ड हार्ड कैलकुलेशन है। इजरायली एयरफोर्स दुनिया की सबसे अच्छी में से एक है, लेकिन उनके लिए भी फोरडाव पर एक सक्सेसफुल स्ट्राइक इमेंस चैलेंजेस से भरा एक मिशन है। यह करेज का सवाल नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी का सवाल है। इजराइल के लिए प्राथमिक बाधा फायर पावर है। 90 मीटर्स ठोस रॉक को पेनिट्रेट करने के लिए आपको एक्सेप्शनली पावरफुल बॉम्ब्स की जरूरत होती है, जिन्हें बंकर बस्टर्स के रूप में जाना जाता है। जबकि इजराइल के पास एडवांस्ड कन्वेंशनल म्यूनिशंस हैं, उसके आर्सेनल में फोरडाव जैसे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त पावरफुल बॉम्ब्स नहीं हो सकते हैं। फोरडाव पर हमला एक गैम्बल होगा। एक फेल्ड अटैक कोई अटैक न होने से भी बदतर है। फिर ऐसे ऑपरेशन का लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। फोरडाव पर हमला एक सिंगल सॉर्टी नहीं होगा। इसके लिए एयरक्राफ्ट का एक बड़ा पैकेज चाहिए होगा। बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स। इतने बड़े ऑपरेशन को बिना पता चले कंडक्ट करना मुश्किल होगा। सरप्राइज का एलिमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ईरान इसे आते हुए देखेगा, मैसिव रिटेलिएशन के लिए तैयार हो जाएगा। फोरडाव पर स्ट्राइक का संभावित फॉलआउट बहुत बड़ा है। एक मिलिट्री अटैक ईरान के साथ ऑल आउट वॉर को ट्रिगर करेगा। ईरान अपने प्रॉक्सीज को अनलीश कर सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों में गिर सकता है। एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से मैसिव इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन भी होता। इसलिए इजराइल ने एक अलग रास्ता चुना है। सैबोटाज, साइबर अटैक्स, टारगेटेड असैसिनेशंस का शैडो वॉर, जबकि डायरेक्ट स्ट्राइक को लास्ट रिजॉर्ट के रूप में टेबल पर छोड़ दिया। तो इस माउंटेन फोर्ट्रेस के अंदर ऐसा क्या होता है जो दुनिया को किनारे पर रखता है? सिंपल शब्दों में, फोरडाव एनरिच्ड यूरेनियम बनाने की एक फैक्ट्री है। यूरेनियम को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वह जमीन से निकलता है। दो प्रकारों या आइसोटोप्स के मिक्स के रूप में, बहुत सारा यूरेनियम 238 और बहुत थोड़ा यूरेनियम 235, 1% से भी कम। यह दुर्लभ U-235 है, जिसकी न्यूक्लियर पावर जनरेशन और अधिक चिंताजनक रूप से न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जरूरत होती है। मिक्स में U-235 के परसेंटेज को बढ़ाने की प्रक्रिया को एनरिचमेंट कहते हैं। यह सेंट्रीफ्यूजेस नामक मशीन्स का उपयोग करके किया जाता है, जो टॉल स्पिनिंग सिलेंडर्स होते हैं। फोरडाव के प्रोटेक्टेड हॉल्स के अंदर हजारों सेंट्रीफ्यूजेस लंबी चेन्स या कैस्केड्स में एक साथ जुड़े होते हैं। प्रक्रिया डेलिकेट और हाईली टेक्निकल होती है। यूरेनियम गैस को सेंट्रीफ्यूजेस में फीड किया जाता है, जो अविश्वसनीय रूप से तेज गति से घूमते हैं, साउंड की गति से भी तेज। यह इमेंस रोटेशनल फोर्स भारी U-238 एटम्स को सिलेंडर की आउटर वॉल की ओर धकेलता है, जबकि थोड़े हल्के U-235 एटम्स सेंटर के करीब रहते हैं। यह थोड़ा अधिक कॉन्सेंट्रेटेड U-235 गैस तब स्किम्ड ऑफ किया जाता है और कैस्केड में अगले सेंट्रीफ्यूज में फीड किया जाता है, और प्रक्रिया हजारों बार दोहराई जाती है। हर कदम के साथ U-235 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है।
एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फ्यूल बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 3 से 5% U-235 तक एनरिच्ड करने की जरूरत होती है, लेकिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए इसे 90% या उससे अधिक तक एनरिच्ड करने की जरूरत होती है, जिसे वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के रूप में जाना जाता है। यही दुनिया के डर का कारण निहित है। फोरडाउ को मूल रूप से 20% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच करने के लिए बनाया गया था, जबकि वेपन्स ग्रेड नहीं। 20% एनरिच्ड यूरेनियम एक सिग्निफिकेंट टेक्निकल स्टेप है। नेचुरल यूरेनियम से 20% तक की यात्रा प्रक्रिया का सबसे मुश्किल हिस्सा है। 20% से 90% तक जाना अपेक्षाकृत क्विक और इजी है। इसलिए 20% एनरिच्ड यूरेनियम का एक स्टॉकपाइल एक न्यूक्लियर बॉम्ब से बस एक शॉर्ट स्प्रिंट दूर माना जाता है। फोरडाउ में टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके ईरान ने दिखाया कि उसने एक क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड को पार कर लिया था और उसके पास वेपन्स ग्रेड मटेरियल का उत्पादन करने का नो हाउ था, यदि वह ऐसा करना चुनता। फैसिलिटी का गहरा अंडरग्राउंड लोकेशन इसे एक बॉम्ब के लिए एक क्विक क्लैंडेस्टाइन डैश बनाने के लिए परफेक्ट प्लेस बनाता है। डर सिर्फ यह नहीं है कि ईरान एक बॉम्ब बनाएगा, बल्कि यह है कि वह बना सकता है। फोरडाउ जैसी हेविली प्रोटेक्टेड फैसिलिटी का अस्तित्व ईरान को इमेंस स्ट्रेटेजिक लेवरेज देता है। यह प्लांट का उपयोग इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में एक बार्गेनिंग चिप के रूप में कर सकता है, राजनीतिक माहौल के आधार पर अपने एनरिचमेंट लेवल्स को ऊपर या नीचे कर सकता है। दुनिया को चिंता है कि यदि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो जाते हैं या यदि ईरान खुद को घिरा हुआ महसूस करता है, तो उसके नेता फोरडाउ में सेंट्रीफ्यूजेस को वेपन्स ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने के लिए फिर से कॉन्फ़िगर करने का आदेश दे सकते हैं। क्योंकि फैसिलिटी को नष्ट करना इतना मुश्किल है, एक बार वह निर्णय हो जाने के बाद दुनिया के पास उन्हें रोकने के लिए बहुत कम विकल्प होंगे। यह ब्रेकआउट कैपेबिलिटी वह है जो मिलिट्री प्लानर्स और वर्ल्ड लीडर्स को रात भर जगाए रखती है, जिससे फोरडाउ ग्लोबल सिक्योरिटी के हार्ट में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है। अगर इजराइल के कन्वेंशनल बॉम्ब्स काम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? जवाब एक देश की ओर इशारा करता है, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के पास एक मास्टर की है जो फोरडाउ के सीक्रेट्स को संभावित रूप से अनलॉक कर सकती है। यह की कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इमेंस पावर का एक मिलिट्री हार्डवेयर है, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOP। यह सिर्फ कोई बॉम्ब नहीं है, यह एक कोलोसल 30,000 पाउंड का बेहीमत है, अमेरिकी आर्सेनल में सबसे बड़ा कन्वेंशनल बॉम्ब। इसे एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, ईरान और उत्तर कोरिया में न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे सबसे गहरे दबे और हार्डन टारगेट्स को नष्ट करना। MOP डिस्ट्रक्टिव इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। यह एक प्रिसिजन गाइडेड वेपन है, जिसे B-2 स्पिरिट जैसे हाई एल्टीट्यूड बॉम्बर से गिराया जा सकता है। जैसे ही यह पृथ्वी की ओर गिरता है, इसका GPS गाइडेंस सिस्टम इसे अपने एग्जैक्ट टारगेट तक स्टीयर करता है। इम्पैक्ट पर इसकी हार्डन्ड स्टील केसिंग इसे जमीन में गहराई तक बरो करने की अनुमति देती है। अपने मैसिव वॉरहेड के डेटोनेटिंग से पहले दर्जनों मीटर अर्थ और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को पेनिट्रेट करती है। माना जाता है कि एक सिंगल MOP उन डेप्थ्स तक पहुंचने में सक्षम है जहां कोई अन्य कन्वेंशनल वेपन नहीं पहुंच सकता। अमेरिका MOP को लगातार अपग्रेड कर रहा है, लगातार बेहतर हो रहे अंडरग्राउंड डिफेंसेस को हराने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, जिससे यह फोरडाउ जैसी फैसिलिटीज का सीधा मुकाबला बन गया है। यह यूनिक कैपेबिलिटी ही है जो यूनाइटेड स्टेट्स को अलग करती है। जबकि अन्य देशों के पास बंकर बस्टर्स हैं, किसी के पास भी MOP के पैमाने पर कुछ भी नहीं है। यह वॉशिंगटन को एक मिलिट्री ऑप्शन देता है जो इजरायल या किसी अन्य एलाई के लिए उपलब्ध नहीं है। MOP का उपयोग करने का खतरा ईरान पर अमेरिका का अल्टीमेट लेवरेज है। यह हर नेगोशिएशन में अनकहा संदेश है, हमारे पास आपकी सबसे प्रोटेक्टेड साइट तक पहुंचने का एक तरीका है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमला आसान होगा, यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से रिस्की होगा और पूरी तरह से विनाश सुनिश्चित करने के लिए कई बॉम्ब्स की आवश्यकता होगी। इसमें एक मैसिव रीजनल वॉर को ट्रिगर करने का भी वही जोखिम होगा। हालांकि इस वेपन का शेयर एग्जिस्टेंस स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को पूरी तरह से बदल देता है। निष्कर्ष में फोरडाउ की कहानी एक हाई स्टेक्स चेस गेम है। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीमिंगली इनविंसिबल फोर्ट्रेस बनाया। इजराइल अपनी मिलिट्री प्रॉविस के बावजूद अपने स्वयं के आर्सेनल की लिमिटेशंस और क्षेत्रीय एस्केलेशन के डर से चेक है। यह यूनाइटेड स्टेट्स को एकमात्र खिलाड़ी के रूप में छोड़ देता है जिसके पास ईरान की क्वीन को धमकी देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली पीस है। GBU-57 MOP अमेरिका की है, एक ऐसा टूल जो मिलिट्री ऑप्शन को वायबल रखता है। हालांकि यह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, फोरडाउ का भाग्य
और शायद पूरे मिडिल ईस्ट की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि यह की कभी इस्तेमाल की जाएगी या नहीं। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि 21वीं सदी में पावर के लिए लड़ाई सिर्फ खुले मैदानों पर ही नहीं, बल्कि पहाड़ों की गहराई में भी लड़ी जाती है।